पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है प्रोसोडी, है ना, जिसका मतलब आपका क्या होता है, छंद शास्त्र। जैसे आप हिंदी में छंद पढ़ते हैं ना, छंद दोहा सवैया सब, बस उसी तरीके से है आपका ये छंद शास्त्र। प्रोसोडी का मीन्स क्या होता है आपका छंद शास्त्र। अब इसके अंतर्गत मैम पढ़ना क्या होता है, देखो ये ये आपका सब्जेक्ट क्या है। इस सब्जेक्ट का नाम पता है आपको क्या, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। इसमें आपको ग्रामेटिकल चीज़ें नहीं पढ़नी है, इसमें आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड होंगी, ठीक है। सो सब उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी पेपर 1 की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, पेपर 2 की क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी हैं, पेपर 3 की क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी हैं। 3 सब्जेक्ट आपके पूरे पूरे जो मार्क्स वाले होते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट से आप लाइब्रेरी में जा करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके पूरे पूरे स्लैब प्लेलिस्ट चेक करो और कक्षा 1 से पढ़ना शुरू कर दो। लास्ट के वीडियोस तक सारे वीडियो देख के चाहे नोट्स बना लो चाहे ना बनाओ, लेकिन पढ़ जरूर लेना एक बार, है ना। चाहे आप किचन में खाना बनाते बनाते पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। और उसके बाद में PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैंने दी है, आप चेक कर सकते हैं टेलीग्राम पे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, हर जगह मिल जाएगा। या आप एक काम करिए, पीजी पॉइंट ही सीधे सर्च कर लीजिएगा, इसका आपको इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट मिल जाना है, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि प्रोसोडी में आपको पढ़ना क्या है। देखो जैसे कविता होती है ना, तो कविता की अपनी पढ़ने की एक लय होती है, एक धुन होती है, एक तान होती है ना। तो बस आप ये समझो कि काव्य को पढ़ते समय जिन बातों का ध्यान रखते हैं, उनका जो लिखते समय, बोलते समय, बोल तो सकते नहीं, उसको पढ़ते समय, उसको गाते समय जिन चीज़ों का ध्यान रखते हैं वो सब कुछ आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, तो प्रोसोडी के अंतर्गत आ जाता है। आइए जानते हैं कि बुकिश लैंग्वेज में इन्होंने क्या लिखा है कि इन लिंग्विस्टिक प्रोसोडी इज कंसर्न्ड विद दोज एलिमेंट्स ऑफ स्पीच दैट आर नॉट इंडिविजुअल फोनोटिक सेगमेंट्स, vowels and consonants, but are properties of syllables and larger units of speech। मतलब वो सिर्फ प्रोसोडी का मतलब यहाँ पे नहीं है कि आप वॉवेल्स और कंसोनेंट्स का यूज़ करो एंड ओके, नहीं, ये इसके अंतर्गत आपको किसके बारे में पढ़ना होगा, सिलेबल्स के अकॉर्डिंग। और जो आपकी स्पीच की यूनिट्स होती हैं, जैसे जैसे आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा है अपने हाई स्कूल या 12th में, जब वहाँ पे आपने याद हो अगर आपको, तो सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, है ना, हाइपरबोल पढ़ा होगा। जैसे कि खून की नदियाँ बह गईं, तो ये क्या था, हाइपर बोलता, अतिशयोक्ति था ना वहाँ पे। तो बस वो सब चीज़ें आपको सब किसके अंतर्गत आ जाती हैं, आपके प्रोसोडी के अंतर्गत। प्लीज कंट्रीब्यूट टू लिंग्विस्टिक फंक्शन सच एज इंटोनेशन। हाँ देखो, अब आपको इतनी चीज़ें आज हम आपको इस चैप्टर में ही पढ़ाने वाले हैं। इंटोनेशन क्या होता है, टोन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होती है, रिदम क्या होती है, ये सब कुछ प्रोसोडी में रिफ्लेक्ट वेरियस फीचर्स ऑफ द स्पीकर or the utterance, the emotional state of the speaker, the form of the utterance, statement, questions, or command, the presence of irony and sarcasm, emphasis, contrast, and focus, or other elements of language that may be not encoded by grammar or by choice of vocabulary। कहने का तात्पर्य ये है कि पढ़ते समय आपका, आप जो बोल रहे हो उससे पता चल रहा है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो या आप बोल रहे हो अपनी बातों को, तो उसमें क्या मतलब, डांट रहे हैं आप, प्यार से बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं। जैसे मम्मा आपकी एक लाइन बोलती है तो आपको तुरंत समझ में आता था ना कि मम्मी ने, जैसे मम्मी ने कह दिया क्यों, और एक बार मम्मी ने कह दिया क्यों, एक मम्मी ने कह दिया क्यों, तो इसका मतलब तीनों का क्यों का मतलब क्या अलग निकल रहा है मम्मी की लैंग्वेज में। तो ये हमारे ऊपर है कि मम्मी ने इस क्यों को कितने तरीके से बोला है। जैसे हूँ के बहुत बहुत लोग बोलते ना, हूँ, किसी ने बोला कि आपने कहा कि खाना खाएंगे, उन्होंने कहा तो मतलब नहीं खाएंगे। आपने कहा खाना खाएंगे, उन्होंने बोला तो इसका मतलब वो क्या है, खाएंगे। आपने कहा खाना खाएंगे, मतलब एकदम धीमे से बोला, तो इसका मतलब नहीं खाएंगे। तो ये भी बहुत तरीके के होते हैं। तो ये सब चीज़ें सेंटेंस के अंदर जो यूज़ की जाती हैं, अब जो काव्य के अंदर यूज़ की जाएंगी आपकी, उसके अंतर्गत कैसे बोली जाएंगी, कहाँ पे आपको हाई बोलना है, कहाँ पे लो बोलना है, इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। अब कुछ प्रोसोडी के टाइप्स भी होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है आपका syllabic prosody। It counts a fixed number of syllables in each line while accent, tone and quantity play a secondary role। देखो सबसे पहले आपको हम syllables का मतलब आज समझा देते हैं। syllables का मतलब क्या होता है भाई, देखो syllables का मतलब आपको मैंने बताना है वो ये कि जैसे मान लो लिखा है, वेट, तो देखो जैसे आपने लिखा, कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझाया था, अगर आपको याद हो तो। जैसे मैंने लिखा एक शब्द लिखा मैंने, देखो अभी अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। ब्यूटीफुल, तो आपने कैसे पढ़ा, ब्यू, उसके बाद में ब्यूटी, फिर फुल, मतलब इसको 3 पार्ट में आपने पढ़ा ना, ब्यूटी फुल।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितने सिलेबल में आपका कंप्लीट हुआ, 3 सिलेबल में। अगर हमने आपसे बोला रैट, तो आपने कहा अरे मैम इसमें तो रुकना ही नहीं पड़ा बीच में, तो डायरेक्टली आपने पढ़ दिया रैट, इसका मतलब एक ही बार में आपने पढ़ दिया, तो यानी कि ये 1 सिलेबल से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब है बिना रुके या रुक करके किसी भी वर्ड को पढ़ना, आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, उसे ही आप क्या बोलोगे, सिलेबल। तो अब आप देखो उसके बाद में एसेंचुअल प्रोसोडी क्या होता है, इट मेजर्स ओनली द एसेंट और स्ट्रेस इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स वाइल द ओवरऑल नंबर ऑफ सिलेबल्स में वेरी इन अ लाइन। इट इज़ वेरी कॉमन इन जर्मनिक, ओल्ड इंग्लिश एंड इन मॉडर्न इंग्लिश वर्सेस। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला कि मान लो ब्यूटी, तो आपने देखा कि बी, तो ये तो बहुत सिंपल बोला, लेकिन जैसे आपने टी बोला तो इसका मतलब क्या, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस दे करके बोलना पड़ा। जैसे पेन, तो पी तो आपने बहुत साइलेंटली बोल दिया, पेन तो सिंपल सा मान लो एक ही सिलेबल में कंप्लीट हो जा रहा है आपका। फिर देखो एक्सेंचुअल सिलेबल प्रोसोडी किया हमने आपको पढ़ा दिया। अब जरा देखो क्वांटिटिव प्रोसोडी क्या होता है, इट डज नॉट मेजर द नंबर ऑफ सिलेबल्स, रेदर डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ सिलेबल्स। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने वहाँ पर कितने सिलेबल्स का यूज़ किया है। जैसे ब्यूटीफुल में आपने कितने सिलेबल्स का यूज़ किया था, बोलो अभी ब्यूटीफुल, इसका मतलब 3 का। अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव जो आपका प्रोसोडी है, इसमें ये निर्भर करता है कि ब्यूटीफुल में आपने स्ट्रेस कितना दिया है, ब्यूटीफुल तो ठीफुल, तो यहाँ पे आपने स्ट्रेस दे करके बोला ना, ये इस पे निर्भर करता है। विच वी कैन डिटरमाइन बाय अमाउंट ऑफ टाइम यूज्ड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कि आपने समय, मतलब अमाउंट ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पे है आपने कितना समय लिया उस वर्ड को प्रोनाउंशिएट करने में, बोलने में। सच एज अ फ्री वर्स पोएम दैट कंसिस्ट ऑफ unmeasured lines, we found this type of prosody in Roman and classical Greek poetry, while we find very rarely it in English poetry। ये आपको इंग्लिश पोएट्री में कम देखने को मिलेगा, बहुत ही रेयर ही अगर दिख जाए। बाकी आपको कहाँ मिलेगा देखने को, तो रोमन और क्लासिकल ग्रीक पोएट्री में। अब प्रोसोडिक फीचर्स ऑफ साउंड क्या होते हैं, सबसे पहले एसेंट स्ट्रेस, उसके अंदर आपको पढ़ना होगा रिदम, उसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे इंटोनेशन, और फिर पढ़ाएंगे आपको टोन। तो देखो ये हम आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देंगे यहाँ पे, बाकी हम आपको पूरा ये पीडीएफ दे देंगे। देखो मैं चाहूँ ना तो क्या करूँ पता है, आगे का पीडीएफ बना ही नहीं, हम अगर चाहें तो यहीं तक पीडीएफ बना दें, उसके बाद एसेंट स्ट्रेस पे ऐसे ही रख के घंटों भर बोल दें, उसके बाद में रिदम पे हम बैठ के यहाँ पे 20 मिनट बोल दें। देखो बोलने में कुछ नहीं आता, हम आराम से बता दें बेटा रिदम ये है, वो है, फलाना है, ढमाका है। तो लेकिन उससे क्या होगा कि जब हम आपको पीडीएफ देंगे तो आप यहीं तक केवल सीमित रह जाएंगे। ऐसे क्या होगा कि हमने आपकी पूरी पीडीएफ बनाई है एंड तक, है ना, कुछ नहीं मिस करते हैं। अगर आपके पास ये बुक हो तो आप चेक कर लेना, कुछ मिस नहीं करते हैं। जिससे क्या होगा कि मान लो अभी आप नहीं पढ़ पाए किसी तरीके से, आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, बाद में जब आप पीडीएफ से पढ़ो तो आपके पास सारे पैराग्राफ हो, सब कुछ हो, तो जिससे आप क्या कर पाओ पता है, मान लो कुछ आपने गूगल कर लिया, आपने वहाँ से समझ लिया, क्योंकि थोड़ी तो मेहनत लगेगी ही इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, है ना। थोड़ी आप कर लो मेहनत, थोड़ी हम कर लें, बढ़िया बढ़िया हम ग्रेड्स आ जाएंगे। अब देखो सबसे पहले समझो एसेंट स्ट्रेस क्या होता है। एसेंट इज द फोनेटिक प्रोमिनेंस गिवन टू अ पर्टिकुलर सिलेबल इन अ वर्ड और टू अ पर्टिकुलर वर्ड विद इन अ फ्रेज। या तो किसी वर्ड के सिलेबल में मौजूद होगा या किसी फ्रेज मतलब जैसे कोई पैराग्राफ मान लो, है ना, उसमें क्या होगा पर्टिकुलर आपका वर्ड में होगा। द इंटरनेशनल, अब समझो बात को, यहाँ पे देखो, द इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन क्रिएटेड एज अ सिस्टम टू रिप्रेजेंट द साउंड्स ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस। जो आपकी संसार में चलने वाली भाषाएं हैं ना, उसको ये कौन रिप्रेजेंट करता है, उसके जो आपके सारी चीज़ें होती हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है। ये नहीं कि आप किसी भी वर्ड को कुछ भी पढ़ रहे हो, वो अलग की बात है कि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, लेकिन उस वर्ड को पढ़ने के अपने एक मायने होते हैं, एक चीज़ें होती हैं, है ना। अब जैसे मान लो ये लिखा है कलम, तो आपको पता है कि हिंदी में इसको कलम पढ़ेंगे। अब अगर मान लो कोई फॉरेनर है, वो इस कलम को कैसे पढ़ेंगे पता है, खलम, मतलब उनके मुँह से खलम, मतलब कलम, जैसे हम लोग नाम में कलम कलम बोल रहे हैं, उनके मुँह से कौ निकले ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस चीज़ के लिए भी आपके देखो पूरी क्या है कि द फोनेटिक अल्फ़ाबेट इज़ अ यूजफुल टूल फॉर लर्निंग एसेंट्स टू, कि जो फोनेटिक अल्फ़ाबेट होते हैं ये क्या है, एक तरीके के टूल हैं एक लर्निंग सीखने के लिए चीज़ों को। द टेक्निकल मीनिंग ऑफ द टर्म एसेंट इज सिंपली मैनर ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। कहना अगर हम लोग तकनीकी स्वरूप से बात करें तो जो एसेंट का मतलब है यहाँ पे ए, किसका मतलब है, ACCENT का मतलब, अगर तकनीकी रूप से बात करो तो इसका मतलब ही होता है क्या,
कि सिंपली मैनर और प्रोनाउंसिएशन, कि किसी बात को कहने के, किसी शब्द को बोलने का जो हमारा वे ऑफ स्टाइल है, वे ऑफ स्पीकिंग है, वो कैसा है, वो सिंपल है या नहीं. इन दिस सेंस एवरीवन स्पीक्स विद एन एसेंट. टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल टू स्पीक aloud without speaking with an accent. The notion of accent is a phonological and phonetic concept with some implications for the lexical level of analysis as well. Accent refers to features, patterns, and phenomena belonging or to variations in speech. For example, three speakers of English from different parts of the world may all pronounce the same word. Say द वर्ड स्पेल. देखो कहने का मतलब ये है इनका, इतना पैराग्राफ पढ़ने से बेटर है कि मैं आपको ऐसे बता दूं कि मान लो कोई एक शब्द है से, तो अब इसको इंग्लिश में पढ़ना है. इंडियन कैसे पढ़ेंगे से, अमेरिकन कैसे पढ़ेंगे से, उसके बाद में अफ्रीकन भी वही से को इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, वो कुछ और बोलेंगे. मतलब अल्टीमेटली बोल वो इंग्लिश ही रहे हैं, लेकिन सबका प्रोनाउंसिएशन का तरीका क्या है, डिफरेंट है. सब लोग उसको अलग तरीके से पढ़ रहे हैं. अब देखो अगर हम लोग इसकी चार्ट की अगर ये बात समझ लो आप, तो समझो एसेंट का मतलब समझ जाओगे. जैसे इस एस को देखो, यहाँ पे एस को कैसे पढ़ रहे हो, यहाँ पे सी, तो एस का कैसा क्या निकल रहा है, सी. अब तो सेंसर में भी तो सी निकल रहा है ना, तो इसकी स्पेलिंग ऐसे क्यों नहीं. मिस, मिस में भी क्या निकल रहा है, सा. अब देखो जरा एस एच का देखना, अभी समझ में आ जाएगा. शू, चीफ, शू और शेफ. देखो शू इसमें क्या निकल रहा है, शाह निकल रहा है ना, और शेफ में भी तो शाह निकल रहा है ना, तो इसकी स्पेलिंग एस ई एफ क्यों नहीं हुई, ये भी तो शेफ ही पढ़ा जाएगा ना. मेंशन क्या निकल रहा है, देखो ऐसा नहीं है इसको मेंटन पढ़ रहे हो आप, क्या पढ़ रहे हो, मेंशन. उसके अंदर देखो प्रेसियस, प्रेशियस, शाह निकल रहा है यहाँ पे. टेंशन, पैशन, एंजियस, तो शाह निकल रहा है ना. अब देखो लेकिन क्या है, सब चीज़ें स्पेलिंग्स डिफरेंट है, तो यही है आपका एसेंट, इसी का मतलब होता है एसेंट. जू, देखो जू और सीजन, शीजन, और यहाँ पे जू और सीजन दोनों में जा निकल रहा है आपका, यानी ये जेड निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग का डिफरेंस है. देखो यहाँ पे एसओ का यूज़ किया गया, यहाँ पे जेड का सिंपली यूज़ किया. सेम ऐसे ही आप देखो इट्स किल, इट्स केमिस्ट्री, कॉल, सिक, लेकिन यहाँ पे सी एच का यूज़ किया गया, यहाँ पे सी ए का यूज़ किया गया. चाहते तो क्या हम इसको का ऐसे नहीं पढ़ सकते थे कि ए डबल एल, क्या इसको आप कॉल नहीं पढ़ते हैं, बोलो पढ़ते ना, लेकिन फिर भी तो इसी को बोलते हैं आप एसेंट्स. ई के एग्जाम्पल्स देखो अगर आप, तो मीट, की, ई निकल रहा है ना, यहाँ पे भी उतना ही. डील, सीज, फिजिक, रिकास्ट, ओ में देखो तो जू, मूवी, तो यही सब चीज़ें हैं जो आपकी एसेंट के अंतर्गत आप पढ़ते हो. अब देखो वर्ड स्ट्रेस क्या है, ये बहुत अच्छा है समझना. ये देखो हम आपको यहीं से समझा देंगे कैसे. वर्ड स्ट्रेस इज द स्ट्रेस एसेंट ऑन द सिलेबल ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स आइदर इन अ सेंटेंस और इन आइसोलेशन. या तो आप इसको पूरा पूरा सेंटेंस में पढ़ोगे, या तो आप इसको वर्ड्स में पढ़ोगे. मैं वर्ड वाला आपको समझा दूंगी, बहुत आसानी से समझ आने वाला है. थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं. तो देखो एक तरफ वर्ड दिया हुआ है, एक तरफ पैटर्न दिया. अभी मैंने आपको ब्यूटीफुल का एग्जांपल दिया था. जैसे ये लिखा हुआ टीचर, तो आप इसे कैसे पढ़ रहे हो, टीचर, टीचर. तो टीचर मतलब पहले आपने पढ़ा, फिर दोबारा आपने पढ़ा, मतलब कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, ऐसा तो नहीं. टीचर तो साफ साफ पता चल रहा है कि पहले आप टी बोल रहे हो, फिर चर बोल रहे हो, भले आप एक ही बार में बोल रहे हो, लेकिन इट्स टीचर. तो जो पैटर्न यूज होगा वो क्या यूज होगा, ऐसा यूज होगा. उसके बाद में देखो ब्यूटीफुल, अभी मैंने आपको बताया था कितने भाग में विभाजित है, ये 3 में. इट्स ब्यूटीफुल 3 भाग में. अंडरस्टैंड में देखो अंडरस्टैंड, 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 सीधी सी बात है, ये 3 भाग में ये भी आपका विभाजित है. जैसे मैंने बोला रैट, तो रैट में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही है. क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपकी सांस जो है वो कहीं पे टूट नहीं रही है, एक ही फ्लो में आप बोल रहे हो. अंडरस्टैंड, तो अंडर के अंडरस्टैंड रुक रहे हो ना बीच में. जैसे कंटिन्यू, कंटिन्यू बोल आप भले कंटिन्यू रहे हो, लेकिन कन के बाद में एक छोटा सा ब्रेक है, फिर टी के बाद में आपका एक छोटा सा ब्रेक है ना, तो ये कंटिन्यू. उसके अंदर सेम देखो ऐसे कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन. तो इसमें कितने आप 1 2 3 4 5. ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, 2 पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड किया. ठीक, अब इसी तरह देखो proper word stress is of crucial importance of in communication. By putting a stress or emphasis on a word here or a word there in the same sentence, we can changing the meaning. As an example, let us know at the following sentences repeated with different words straight. Have you seen my new book? 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 Have you seen my new book?
मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि सेम बात को बोलना है, और यदि हम लोग अगर स्ट्रेस पे ध्यान ना दें तो फिर क्या होगा, वो मोनोटोनिक हो जाएगा। अगर आप ये मान के चलो, आप सोचो कि मैम स्ट्रेस ना हो चीज़ों में तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमने कहा बस चीज़ें मोनोटोनिक हो जाएंगी, आप बोर होने लगोगे। ठीक, उसके बाद में देखो, व्हेन अ वर्ड हैज़ मोर देन वन सिलेबल, वन इज more prominent than the other. When this happens, we say that the syllable has a stress, or that it is stressed. When the syllable is stressed, it is pronounced longer in duration, higher in pitch, louder in volume, है ना। अब सेंटेंस स्ट्रेस क्या होती है, अब देखो इसके अंतर्गत सेंटेंस स्ट्रेस इज वर्ड गिव्स इन English its rhythm or beat. In a sentence, there are some words which we speak more loudly than the others. However, this loudness changes from situation to situation, context to context, or utterance to utterance, conveying the mood of the speaker. Stressing on a word in place of another word changes the meaning. The function of sentences are to convey new information, to convey contradictions, and to convey contrast or selections. Sentences stray in essence to on certain words with a sentence. सबसे पहले देखो दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, पहला कंटेंट वर्ड होता है, दूसरा स्ट्रक्चर वर्ड होता है। यदि कंटेंट वर्ड की अगर आप बात करो तो कंटेंट वर्ड्स आर द की वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। एक किसी वाक्य के क्या होते हैं, किसी वाक्य के ये की वर्ड्स होते हैं, दे आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट कैरी द मीनिंग ऑफ सेंस, जो क्या करते हैं कि उस बात की क्या होती है, मीनिंग और सेंस रखते हैं। जैसे राम इज गोइंग, तो अगर आप बोलो राम गोइंग, तब भी आप समझ जाओगे ना कि क्या बोला जा रहा है, कि राम जा रहा है। और राम इज गोइंग, तो इसका कोई इतना ज़्यादा मीनिंग नहीं है। तो जो राम और गोइंग है, तो वो क्या है, आपके कंटेंट वर्ड हैं। क्या है, कंटेंट वर्ड है, जो आपके पूरे पूरे सेंटेंस को डिफाइन कर रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड वर्ड्स क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड वर्ड्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। द स्मॉल सिंपल वर्ड्स दैट मेक द सेंटेंस करेक्ट ग्रामेटिकली। जैसे आप डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज़ कर रहे हो, तो वो आपके सेंटेंस को ग्रामेटिकली सही कर रहा है ना। बाकी आप सोचो कि उनका कंटेंट वर्ड की तरह मतलब है, सो कंटेंट वर्ड की तरह उनका मतलब नहीं है। अगर हम स्ट्रक्चर वर्ड को नहीं भी बोलेंगे तब भी, जो अगर हम सिर्फ कंटेंट वर्ड को एक सीधे बोल दें तो मे भी सामने वाला आपको समझ जाए कि आप कहना क्या चाहते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि हम सिर्फ स्ट्रक्चर्ड वर्ड को बोलें, कंटेंट वर्ड को बोले ही नहीं, तो सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो। देखिए, एवरी सेंटेंस इट्स करेक्ट फॉर्म और स्ट्रक्चर, ये बस जो आपके स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि ये आपके जो सेंटेंस है उनको करेक्ट फ्रेम में ला पाए। अब देखो, इफ़ यू रिमूव द स्ट्रक्चर वर्ड्स फ्रॉम अ सेंटेंस यू विल प्रोबेबली, देखो कुल मिला के कहने का मतलब है, एक आपका ये सेंटेंस था कि विल यू सेल माई कार बिकॉज आई हैव गॉन टू फ्रांस, कि क्या, देखो यहाँ से समझो, सेल कार, गॉन फ्रांस, इसका मतलब क्या निकल रहा है भाई। अगर आप मोटा मोटा दिमाग लगाओ तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि कार बेच देंगे क्योंकि फ्रांस जाना है। अब ये क्या है, जो 1 2 3 4 हैं, ये आपके कैसे हैं, ये आपके कंटेंट वर्ड्स हैं। क्यों, क्योंकि इन 4 वर्ड्स का प्रयोग करके ही आप समझ गए कि एक्चुअल में सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। सेम ऐसे ही जब इन्होंने लिखा कि सेल माई कार आई हैव गॉन टू फ्रांस, तो यहाँ पे जो माई है और जो टू है, ये क्या है का काम कर रहे हैं आपका, बोलो, वो तो कंटेंट हो गया। ये आपका क्या है, अरे भाई बोलो फटाफट से, क्या है भाई, ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो रहा है ना। अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया क्या था, स्ट्रक्चर वर्ड्स, तो ये जो है आपके वो क्या है, स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत आएंगे। जैसे अब देखो, ये सब आपके स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं। विल यू सेल माई कार बिकॉज आई हैव गॉन टू फ्रांस, तो ये जो आपके, ये जिसने मैंने मार्क किए ना, ये सब आपके स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं जो बचे हुए हैं ना आपके, सेल, कार, गॉन और फ्रांस, ये आपके कैसे कंटेंट वर्ड्स हैं। विदाउट कंटेंट वर्ड्स यू कांट इमेजिन व्हाट द सेंटेंस वांट टू से, बट इफ यू हैव द कंटेंट वर्ड्स यू कैन इमेजिन दैट व्हाट द सेंटेंस वांट टू से, है ना। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, रिदम। व्हाट इज रिदम, रिदम के बारे में पढ़ते हैं, आइए। तो देखो, रिदम की यदि बात की जाए तो वर्ड और ऑफ, देखो इन फोनेटिक्स रिदम इज द सेंस ऑफ मूवमेंट इन स्पीच मार्क्ड बाय द स्ट्रेस, टाइमिंग एंड क्वांटिटी ऑफ सिलेबल्स। English is a rhythmic language, rhythm being a feature of the phonological structure of English. Rhythm generally refers to the timing pattern. They are two factors that influence the rhythm of English sentences, stress and connected speech. Maintaining a rhythm in a speech makes the speech sound natural and fluent. Words are of two types, content or lexical words and functions or grammatical words. The content or lexical words
carry meaning by themselves, whereas functions or grammatical words do not have any significant meaning in themselves and depend on the content words to derive meaning. Sentence contain both content and function words. Content words, देखो, content words that include nouns, verbs, adjectives, and adverbs are strong words and carry stress in a sentence, while function words that include determiners, pronouns, preposition, conjunction, auxiliary verbs, and interrogatives are weak and unstressed words. The rhythm produced by the stressed and unstressed words in a sentence is a major characteristic of spoken English. Using only the strong forms, stressing all words in sentences may make a speech sound dull and artificial. The listeners also may not understand and that the इंटेंड एम्फेसिस और मीनिंग इन अ स्पीच. कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है. इतनी कहानी पढ़ने के बाद में आप ये समझ लो 2 तरीके के बताए गए हैं यहाँ पे. कौन कौन से आपके? तो एक कंटेंट और एक दूसरा लैक्सिकल. अब ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पे कि आपका सेंटेंस किस तरीके का. जैसे मैंने कहा कि जॉनी जॉनी यस पापा, ऐसे समझो कि जैसे आपका एक इंग्लिश सॉन्ग हम ले लेते हैं ना, उससे बेटर समझ में आएगा आपको. जैसे आपका इंग्लिश सॉन्ग है एक समटाइम्स out my window I noticed that you've been crying over here, है ना, and I wonder why you just don't screaming to the, ऐसे करके एक सॉन्ग है, आपको भी सुनिएगा. खैर बढ़िया सॉन्ग है. बाकी कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपकी रिदम है वहाँ पे वो क्या मेंटेन कर रही है, ऊपर टोन आपकी मेंटेन कर रही है. रिदम के बगैर सामने वाला ये नहीं समझ पाएगा कि आप किस तरीके की बात कर रहे हो. अब आप बोलोगे मैम रिदम का जीवन में क्या काम है, रिदम अगर ना होती तो क्या होता. देखो रिदम नहीं होती ना तो जो आपकी लैंग्वेज है वो कैसे हो जाती है, मोनोटोनिक हो जाती है. मोनोटोनिक में आप बोर होते रहते. जैसे ना समझ में आ रहा है, खुशी की बात हो रही है ना गम की बात हो रही है. आपसे किसी ने कहा कि कल हमारा बर्थडे, कल से हम 25 साल के हो जाएंगे, तो आप क्या कहोगे, कल हमारा बर्थडे, कल हम 25 साल के हो जाएंगे. और उधर से एक न्यूज़ आ गई कि उनकी जो है मान लो वो जीने से गिर पड़े, उनका पैर टूट गया. तो आप क्या बोलोगे कि कल हमारा बर्थडे, हम 25 साल के हो जाएंगे, वो जीने से गिर पड़े, उनका पैर टूट गया. तो क्या कुछ समझ में आ गई कौन सी बात सुख के लिए बोली गई, कौन सी बात दुख के लिए बोली गई. कोई रिदम बनी, कोई तालमेल बना, नहीं मिला, है ना. तो यही सब चीज़ें आपके रिदम के अंतर्गत आती हैं और इन सब चीज़ों को मेंटेन करना ये किसका काम होता है आपका, तो रिदम का काम होता है. अब देखो टाइप्स ऑफ रिदम क्या होती है. स्ट्रेस्ड टाइम रिदम होती है आपकी और एक होती है सिलेबल टाइम रिदम. स्ट्रेस्ड टाइम रिदम की भी बात सिंपल सी है. जैसे आप किसी जब शब्द को प्रोनाउंस कर रहे हो तो वहाँ पे जो स्ट्रेस दे रहे हो ना आप उस शब्द को बोलने में, तो उस पर एक बेस्ड होती है रिदम, है ना. और उसके बाद में एक जो अभी मैंने आपको जैसे ब्यूटीफुल समझाया था ना, तो उसमें 3 आपके सिलेबल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था. तो उसमें आपको कितना टाइम लग रहा है बोलने में, ये भी आपके दूसरे तरीके की रिदम हो गई. ठीक. उसके बाद में देखो इंटोनेशन की यदि बात करें तो इन फोनेटिक्स इंटोनेशन कैन बी डिफाइंड एज हाउ वी यूज द वेट ऑफ द pitch of our voices goes up and down in order to convey the meaning. हम अपनी बात को जो कह रहे हैं वो किस पिच में कह रहे हैं, मतलब हम कितनी तेजी से अपनी आवाज़ को यूज़ कर रहे हैं, फिर कैसे हम उसको धीमे कर रहे हैं, फिर तेज कर रहे हैं, फिर धीमे कर रहे हैं, फिर. तो ये जो हमने ये आपका मान लो ये चार्ट जो बनाया है ये आपका किसका चार्ट है, इंटोनेशन का. द वेरिएशंस ऑफ द पिच लेवल ऑफ द वॉइस इज कॉल्ड इंटोनेशन. जिसको एक लाइन में समझना है वो यही समझ लो. द वेरिएशंस इन द pitch level of the voice is called intonation. अगर आपने हमारी पहली कक्षा नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा. वहाँ पे मैंने इंटोनेशन, रिदम, है ना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हैं. सो पढ़ लेना जा करके. हाँ रिदम और इसके रूल्स होते हैं. एक होता है आपका राइजिंग इंटोनेशन, एक होता है आपका फॉलिंग इंटोनेशन. अब राइजिंग इंटोनेशन में देखो क्या होता है कि द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टूडेंट आर जनरली सेड विद द फॉलोइंग टोन. कैसे, ही इज जस्ट बीन प्रमोटेड, ही मेड अ फील एट ईज, I didn't do it on purpose. WH questions which are matter of fact and intended to be neither polite nor impolite. मतलब ना तो वो उनके ऐसे जो WH क्वेश्चंस का मतलब होता है, जहाँ देखो WH का मतलब ही बता देते हैं हम आपको. यहाँ पे देखो वेयर में WH है, वाई में WH है, हु में WH है. तो मतलब जो क्वेश्चंस बेस्ड सेंटेंस होते हैं उसमें वो तो ना समझ में आता है कि बहुत पोलाइटली पूछे गए, ना समझ में आता है कि बहुत निर्दयता से पूछे गए. जैसे वेयर आर यू गोइंग, कोई मीनिंग ही नहीं है कि कौन सिंपल से पूछ रहा है, कि दुख में पूछ रहा है, कि खुशी में पूछ रहा है, कि कैसे पूछ रहा है. अब देखो कमेंट जो कमांड्स होती हैं आपकी, जैसे शट द विंडो मतलब खिड़कियाँ बंद करो, तो उसमें क्या आपको टोन, इसका रिदम जो को छोड़ो, आप टोन का क्या कर रहे हो, ज़्यादा उपयोग कर रहे हो. इन्विटेशन, कम ओ अ कप ऑफ टी, वाई डोंट यू कम
एंड डाइन विद मी। अब एक्सक्लेमेशंस में आप देखो क्या बोलते हैं, फैंटास्टिक, व्हाट अ फाइन वेदर, ओह दिस इज टू मच, बोला ओह दिस इज टू मच, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, बोलते ना हाउ स्वीट। उसने टैग क्वेश्चन फोर्सिंग द लिसनर टू एग्री विद द स्पीकर्स, यू आर कमिंग टुडे आर नॉट यू, ही कांट हेल्प इट कैन ही। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, ही कांट हेल्प इट कैन ही, उसने मदद नहीं की, क्या वो कर सकता है। राइजिंग टोन में यदि बात करो तो यस और नो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, कैसे, आर यू लिविंग फॉर दिल्ली टुडे, मतलब क्या आप दिल्ली छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसमें टोन को बढ़ा दिया ना। अभी आप कैसे बोलते, आर यू लिविंग फॉर दिल्ली टुडे, नहीं ना, कैसे पूछा आपने, आर यू लिविंग फॉर दिल्ली टुडे, इसका मतलब कि आपने जो टोन का यूज किया है वो कैसी टोन है, राइजिंग टोन है। स्टेटमेंट इंटेंडेड टू बी अ क्वेश्चन, ये सब आपके किसके अंतर्गत आएंगे, राइजिंग टोन के अंतर्गत आएंगे। फॉलिंग राइजिंग टोन, एक आपने अभी राइजिंग टोन पढ़ी, एक फॉलिंग टोन पढ़ी। अभी देखो कुछ सेंटेंस आते होते हैं जिसमें दोनों चीज़ों का यूज होता है कि द फॉलोइंग टोन ग्रुप्स आर जनरली सेट विद द फॉलोइंग राइज टोन, जैसे इनकम्प्लीट सेंटेंसेज लीडिंग टू अ फॉलोइंग टोन ग्रुप, इफ यू डोंट बिहेव आई विल पनिश यू सेवरली। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दोनों का यूज हो जाए, राइजिंग और फॉलिंग टोन का, उन सेंटेंसेस को आप क्या कहोगे, राइजिंग फॉलिंग सेंटेंसेस। अब बात आती है टेम्पो की। टेम्पो क्या होता है कि स्पीच टेम्पो इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पीच यूनिट्स ऑफ अ गिवन टाइप प्रोड्यूस विद इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। समय मतलब अमाउंट ऑफ टाइम के अनुसार आपने अपनी स्पीच को कैसे बोला है ये डिपेंड करता है। अ कॉमन मेजर इज दैट ऑफ सिलेबल्स पर सेकेंड, सच टेम्पो इज बिलीव्ड टू वेरी विद इन द स्पीच ऑफ वन पर्सन अकॉर्डिंग टू कंटेक्चुअल एंड इमोशनल फैक्टर्स। देखो इसकी भी अपने कुछ मेजरिंग्स होती हैं, वो हम अभी आपको दिखाते हैं एट द एंड में। मेजर, हाँ ये देखो मेजरमेंट्स ऑफ टेम्पो की यदि बात की जाए तो यहाँ पे देखो इन्होंने बोला भी है कि एक होती है आपकी वर्ड पर मिनट्स में, एक होती है साउंड पर मिनट्स में। यदि वर्ड पर मिनट की बात की जाए तो द ट्रेडिशनल मेजर ऑफ स्पीड इन टाइपिंग एंड वेट in typing and Morse code transmission has been words per minute. However, in the study of speech, the words is not well defined, being primarily and a unit of grammar, and speech is not usually temporarily stable over a period as long as a minute. Many studies you have used to measure, जैसे आप समझ लो एक तरीके से एक आइडियल चीज़ होती है, जैसे साउंड एक हो गया आपकी वर्ड्स पर मिनट में, एक हो गई साउंड्स पर मिनट में। कुल मिला के साउंड्स पर मिनट की यदि बात की जाए तो वन स्टडी फाउंड, एक बाद एक मान के चलो एक सर्च किया गया, उसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, वन स्टडी फाउंड रेट्स वेरिंग फ्रॉम an average of 9.4 seconds per second for poetry reading to 13.83 per second for sports commentary। जैसे आप क्रिकेट वगैरह में कमेंट्री सुनते हो ना, तो उसमें कैसे पाया था कि आपका 13.83 साउंड्स पर सेकेंड के अनुसार मान लो आप, है ना। द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज दैट द रिसर्चर मस्ट बी क्लियर एज टू वेदर द साउंड्स शी और ही इज काउंटिंग आर फोनेम्स आर फिजिकली ऑब्जर्वेबल। फोनेटिक्स यूनिट समटाइम्स कॉल्ड फोन्स भी कहते हैं आप इनको, ठीक। सो ये था हमारा आज का चैप्टर, कैसा लगा बताना ना भूलिएगा। पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा इन सब चीज़ों के। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, देखिए पीजी पॉइंट से, और पीजी पॉइंट के नाम से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी, आप वहाँ पे भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के लिए। तो ये थी हमारी आज की कक्षा, के होप्स हो कि अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है तनिक भी आपकी इस चैनल के द्वारा बीएड की पढ़ाई करने में मदद हो रही है, तो बस आपको एक काम करना है, खुद तो सब्सक्राइब करना ही करना है, साथ में अपने 2 दोस्तों को और करना है। कितने दोस्तों को बोला, बस 2। हाँ मैम 2, हाँ 2 से ज़्यादा नहीं। हमने कहा ठीक है। और अपनी क्लास का नियम क्या है लिखने का, अपनों के लिए फटाफट से लिख दो। तो यस, तो हमारे जाने का समय हो गया, आपसे मिलते हैं हम शाम की क्लास में। शाम की क्लास में आना ना भूलिएगा। एक कक्षा आपकी सुबह, एक शाम को चल रही है। पेपर 1, 2, 3 की क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। सो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपनों के लिए तो कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा। मम्मा पापा से मेरे लिए आशीर्वाद ले लीजिएगा। ओके।